कल्पना कीजिए, अगर एक सुबह आप उठें और आपको अपना नाम याद न रहे, न अपने माता पिता का चेहरा याद आए, न अपना घर, न अपना शहर। तो सोचिए, बिना पहचान की जिंदगी कितनी अधूरी लगेगी। अब जरा इसे बड़े स्तर पर सोचिए, अगर किसी समाज या देश को अपना अतिथि याद ना हो तो वो कहाँ से आया, किस संघर्ष से गुजरा और किस दिशा में आगे बढ़ना है, ये कैसे जानेगा। यही वजह है कि इतिहास सिर्फ किताब का विषय नहीं है, ये हमारी पहचान है, हमारी जड़ है और हमारा भविष्य गढ़ने की रोशनी है। आज से हम एक ऐसी यात्रा पर निकल रहे हैं जहाँ हर पन्ना, हर कहानी आपको अतीत से जोड़कर भविष्य की राह दिखाएगी। स्वागत है बोध कथा में, जहाँ इतिहास सिर्फ पढ़ा नहीं जाता बल्कि जिया जाता है। अब सवाल यह उठता है कि आखिर इतिहास क्या है। अगर हम सामान्य बात करें तो इतिहास संस्कृत के दो शब्दों से मिलकर बना है, इति प्लस आस, जिसका अर्थ है यथार्थ में ऐसा ही हुआ। अर्थात इतिहास सिर्फ कहानी नहीं है, यह उन घटनाओं का व्यवस्थित और प्रमाणित विवरण है जो वास्तव में घटित हुई थी। इसे सामान्य अर्थों में देखा जाए तो इतिहास के अंतर्गत वह घटनाएं आती है जिनका क्रमबद्ध विवरण किया जाता है और जो वास्तव में इतिहास में घटित हुई थी। मतलब कि ऐसी घटनाओं को इतिहास में शामिल नहीं किया जाएगा जो काल्पनिक हो। इतिहास में उन्हीं घटनाओं को शामिल किया जाएगा जो वास्तविक में घटित हुई है। अब इतिहास की परिभाषाओं को लेकर कई विद्वानों में मतभेद है। अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग तरीके से इतिहास को परिभाषित करने का प्रयास किया है, लेकिन अगर हम सभी इतिहासकारों की परिभाषाओं को ध्यान से पढ़ें और एक अंतिम निष्कर्ष पर निकलेंगे तो यही पता चलेगा कि सभी इतिहासकारों ने लगभग इतिहास की सेम परिभाषा ही दी है। अलग अलग विद्वानों ने इतिहास को अपनी अलग अलग तरीक़ों से परिभाषित किया है, जैसे कि हेरोडोटस। हेरोडोटस को इतिहास का जनक भी कहा जाता है। हेरोडोटस को फादर ऑफ हिस्ट्री माना जाता है। इन्होंने अपनी एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम था हिस्टोरिका, और उसी हिस्टोरिका ग्रंथ में पहली बार इतिहास को क्रमबद्ध तरीके से लिखा गया था। मतलब पहली बार इतिहास का क्रमबद्ध विवरण किया गया था। इसी कारण से हेरोडोटस को इतिहास का जनक कहा जाता है। तो हेरोडोटस ने जो इतिहास को परिभाषा दी है वो दी है, हिस्ट्री इज एन इंक्वायरी टू नो द ट्रूथ ऑफ द पास्ट, यानी अतीत की सच्चाई की खोजी इतिहास है। तो हेरोडोटस ने कहा है कि जो अतीत में जो चीज़ें हुई है उसमें जो सच्चाई है, उस सच्चाई को खोजना ही इतिहास कहलाता है। इसके अलावा एक अन्य विद्वान है इब्न खल्दून। इब्न खल्दून ने कहा है कि इतिहास मानव सभ्यता और समाज के विकास की कहानी है। तो इब्न खल्दून ने इतिहास को परिभाषित करते हुए कहा है कि इतिहास जो है वो मानव सभ्यता और जो मानव है उसका जो विकास हुआ है उसकी पूरी एक कहानी है। इसके अलावा एक अन्य विद्वान है रेप्सन। रेप्सन ने इतिहास को परिभाषित करते हुए कहा है कि हिस्ट्री इज अ कनेक्टेड अकाउंट ऑफ द प्रोग्रेस ऑफ मैन इन सोसाइटी, यानी समाज में मनुष्य की प्रगति का जुड़ा हुआ वृतांत ही इतिहास है। अर्थात मनुष्य ने समाज के अंदर किस प्रकार ग्रोथ करा, किस प्रकार प्रगति करी, किस प्रकार विकास करा, इसके बारे में पढ़ना ही इतिहास कहलाता है। आधुनिक इतिहासकारों की बात करी जाए तो उसमें एक प्रसिद्ध इतिहासकार का नाम निकल कर आता है। उनका नाम है प्रोफेसर E.H. कार। E.H. कार ने इतिहास को परिभाषित करते हुए कहा है कि इतिहास अतीत और वर्तमान के बीच अनंत संवाद है। हिस्ट्री इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन द हिस्टोरियन एंड हिज फैक्ट्स एंड अनएंडिंग डायलॉग बिटवीन द प्रेजेंट एंड द पास्ट। मतलब इतिहास कोई स्थिर चीज नहीं है, इतिहासकार और तथ्यों के बीच यह एक अनंत संवाद है। इन्होंने कहा है कि इतिहास वर्तमान और अतीत के बीच अनंतहीन बातचीत है। अगर हम इतिहास को और भी सरल शब्दों में समझें तो इतिहास वह दर्पण है जिसमें हम अपने अतीत को देखते हैं और वर्तमान को समझने का प्रयास करते हैं, ताकि जिससे हमारा भविष्य अच्छा हो सके। अगर हम इतिहास को और भी सरल शब्दों में समझें तो सिर्फ इतना ही कह सकते हैं कि इतिहास वह दर्पण है जिसमें हम अपने अतीत को देखते हैं, वर्तमान को समझने का प्रयास करते हैं, जिससे हमारा भविष्य बेहतर बनता है, हमारे भविष्य को बेहतर दिशा मिलती है। इतिहास को समझना आसान तब होता है जब हम इसे अलग अलग हिस्सों में बांटकर देखें। हर प्रकार का इतिहास हमें इंसानी सभ्यता के अलग पहलुओं से परिचित कराता है। तो इतिहास के कई अलग अलग प्रकार हैं और हर प्रकार का इतिहास
मानव सभ्यता के अलग अलग पहलुओं के बारे में हमें बताता है। अब हम देखेंगे इतिहास के अलग अलग प्रकार कि मुख्यतः कितने प्रकार का इतिहास होता है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे राजनीतिक इतिहास के बारे में। राजनीतिक इतिहास जो होगा, राजनीतिक इतिहास का सीधा संबंध राजनीति से होगा। ये राजाओं, युद्धों, विजयों और हारों की गाथाएं हैं। मतलब इसमें मुख्यतः युद्धों के बारे में डिस्कस किया जाएगा, राजाओं के बारे में डिस्कस किया जाएगा, राजाओं की जीत के बारे में डिस्कस किया जाएगा, राजाओं की हार के बारे में डिस्कस किया जाएगा। इन सभी के बारे में जो इतिहास लिखा जाएगा उस इतिहास को कहा जाएगा राजनीतिक इतिहास, क्योंकि इन सभी का संबंध राजनीति से है और सभी का संबंध राज्य और राजा से है। जैसे मौर्य साम्राज्य के बारे में जानकारी, मुगल साम्राज्य के बारे में जानकारी, अंग्रेजों के साम्राज्य के बारे में जानकारी, यह सब हमें यह बताता है कि सत्ता कैसे बदलती है और उसका समाज पर क्या असर होता है। इतिहास का जो अगला प्रकार है वो है सामाजिक इतिहास। सामाजिक इतिहास का जो संबंध रहेगा वो सीधे तौर पर समाज से रहेगा, लोगों से जुड़ा हुआ रहेगा। इसमें सामान्य लोगों की कहानियों को शामिल किया जाता है। सामान्य लोगों के रीति रिवाज, जाति व्यवस्था, विवाह, शिक्षा, समाज की संरचना, ये सभी चीज़ों के बारे में सामाजिक इतिहास के अंतर्गत पढ़ा जाता है। यानी ये राजा महाराजाओं से आगे बढ़कर आम जनता के जीवन का आईना है। मतलब इसमें राजा महाराजाओं की कहानियों के ऊपर प्रकाश नहीं डाला जाएगा। इसमें जो मुख्य विषय रहेगा वो रहेगा आम जनता। आम जनता के इतिहास के ऊपर इस पर बल दिया जाएगा। हमारा राजनीतिक इतिहास, सामाजिक इतिहास के बाद जो अगला इतिहास रहेगा वह रहेगा आर्थिक इतिहास। आर्थिक इतिहास का संबंध सीधे तौर पर मनुष्य की आर्थिक व्यवस्था से होता है। इसमें हम देखेंगे कि किस प्रकार कृषि, व्यापार, उद्योगों आदि के कारण समाज का स्वरूप परिवर्तित हुआ। जिसमें हम देखेंगे कि जब वैदिक काल भारत में हुआ करता था उस समय व्यक्ति का जीवन कैसा था, और जब महाजनपद युग आया तो व्यक्ति के जीवन में क्या क्या परिवर्तन आए। तो अर्थव्यवस्था और आदि के बारे में जिसमें डिस्कस किया जाता है उस प्रकार के इतिहास को कहा जाता है आर्थिक इतिहास। उदाहरण के लिए सिंधु घाटी सभ्यता की कृषि व्यवस्था या अकबर के समय की दहसाला प्रणाली, इन्होंने न सिर्फ अर्थव्यवस्था बल्कि लोगों की जिंदगी भी बदली। अब जो हम इतिहास पढ़ेंगे वह पढ़ेंगे सांस्कृतिक इतिहास। सांस्कृतिक इतिहास का संबंध संस्कृति से होता है, जिसमें कला, साहित्य, स्थापत्य, संगीत, धर्म आदि की कहानियों को शामिल किया जाता है। ताजमहल, अजंता एलोरा की गुफाएं, वेद, उपनिषद, ये सब हमारी सांस्कृतिक धरोहर का हिस्सा है। अगला जो हम इतिहास का टाइप पढ़ेंगे वो रहेगा बौद्धिक और वैज्ञानिक इतिहास। इस प्रकार के इतिहास का संबंध विज्ञान, दर्शन, विचारों से है। यह बताता है कि विज्ञान, दर्शन और विचारों ने समय समय पर समाज को कैसे बदला। आर्यभट्ट के शून्य से लेकर आधुनिक काल की तकनीकी क्रांतियों तक ये इतिहास हमें सोचने का नया दृष्टिकोण प्रदान करता है। यह इतिहास हमें यह बताता है कि मनुष्य के विचारों ने, मनुष्य के सोच ने, मनुष्य की कल्पना ने किस प्रकार हमारे समाज को बदला। तो देखा दोस्तों, इतिहास सिर्फ राजाओं और युद्धों तक सीमित नहीं है। यह राजनीति से लेकर संस्कृति तक, आर्थिक व्यवस्था से लेकर आम आदमी के जीवन तक हर पहलू को जोड़ता है। यही कारण है कि हम इतिहास पढ़ते हैं तो वास्तव में हम इंसानी सभ्यता की पूरी यात्रा पढ़ रहे होते हैं। तो यही चीज़ दिखाती है कि हमारे लिए इतिहास कितना ज़रूरी होता है, क्योंकि अभी तक जो इतिहास को माना जाता है, ऐसा माना जाता है कि इतिहास का संबंध सिर्फ राजनीति से, इतिहास में सिर्फ तारीखें याद करनी होती है, राजाओं के बारे में पढ़ना होता है, युद्धों के बारे में पढ़ना होता है। लेकिन ऐसा नहीं है। इतिहास सिर्फ राजाओं का नहीं होता है, बल्कि इतिहास तो हर उस आदमी का है जो मानव सभ्यता में निवास करता है। इतिहास जीवन के हर उस पहलू से है जिसका सीधा संबंध मनुष्य से होता है, चाहे फिर वो सामाजिक पहलू हो, आर्थिक पहलू हो, राजनीतिक पहलू हो, सांस्कृतिक पहलू हो या और कोई हो। इन सभी पहलुओं का सीधा संपर्क मनुष्य से होता है। अब हमारी इसी इतिहास की यात्रा को
आगे बढ़ाते हैं। अब हम जो हमारा आगे पढ़ेंगे वो यह पढ़ेंगे कि भारत की जो भौगोलिक स्थिति है उसका भारतीय इतिहास पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो भारत की जो आपने मैप में भारत का आपने नक्शा देखा होगा, भारत के नक्शे में आपने देखा होगा कि भारत की भौगोलिक स्थिति किस प्रकार की है। जैसे उत्तर में हिमालयी क्षेत्र, मध्य क्षेत्र में गंगा यमुना के मैदान, फिर राजस्थान में रेगिस्तान थार मरुस्थल देखने को मिलता है। दक्षिण भारत में प्रायद्वीपीय पठार देखने को मिलता है। इसके आइट साइड हमारे पास तीन तरफ से हम समुद्र से घिरे हुए हैं। तो ये जो सभी चीज़ें हैं, भारत की जो ये भौगोलिक स्थिति है, इसका हमारे इतिहास पर क्या प्रभाव पड़ता है। दोस्तों, कहा जाता है भारत के इतिहास भारत के भूगोल की ही कहानी है। भारत की भौगोलिक स्थिति ने न सिर्फ यहाँ की सभ्यता को जन्म दिया, बल्कि उसके विकास, संघर्ष और सांस्कृतिक पहचान को भी आकार दिया। तो हम इसमें आगे पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं उत्तर में हिमालय का क्षेत्र। भारत का जो उत्तर है वहाँ पर दुनिया का सबसे विशालतम पर्वत श्रेणी स्थित है, जिसे कहा जाता है हिमालय। हिमालय हमारी प्राकृतिक सुरक्षा दीवार की तरह से कार्य करता है। जब हमारे ऊपर उत्तर दिशा से कोई भी विदेशी आक्रमण होते हैं तो हिमालय इनसे हमारी रक्षा करता है। तो उत्तर दिशा से हमारे ऊपर कभी भी कोई विदेशी आक्रमण संभव नहीं हो पाता है, क्योंकि एक तो हिमालय की बहुत ऊंचाई है और दूसरा हिमालय में अत्यंत बर्फीली हवाएं चलती है, जो हमारी प्राकृतिक तौर पर दुश्मनों से रक्षा करता है। इसके अलावा हिमालय जो है वो उत्तर से आने वाली बर्फीली या ठंडी हवाओं को भी भारत में आने से रोकता है। अगर हिमालय का यह पहला पहलू देखें, जो कि है कि हिमालय हमारी रक्षा करता है, और इसका अगर हम दूसरा पहलू देखें तो हिमालय का ही जो भाग है हिंदुकुश पर्वत, खैबर दर्रा, जो हमें अभी वर्तमान में पाकिस्तान अफगानिस्तान क्षेत्र में देखने को मिलता है। यहीं से इन्हें दर्रों से होकर कई विदेशी आक्रमणकारियों ने भारत पर आक्रमण भी किया है, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण नाम आता है सिकंदर। सिकंदर ने खैबर दर्रे से होते हुए ही भारत पर आक्रमण किया था। अगला आता है नदियाँ, जीवन की धारा। गंगा, यमुना और सिंधु जैसी नदियाँ सिर्फ जल स्रोत नहीं है, ये सभ्यताओं की जन्मस्थली थी। सिंधु घाटी सभ्यता हो या गंगा घाटी की आर्य सभ्यता, नदियों ने ही नगर बसाए, कृषि को जन्म दिया और व्यापार को दिशा दी। तो हमारा जो अगला क्षेत्र आता है वो आता है नदियाँ। नदियाँ जीवन जीने के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। गंगा नदी हो, यमुना हो या सिंधु हो, इन नदियों ने अपने स्थल पर अपनी गर्भ में कई सारी सभ्यताओं को जन्म दिया, चाहे फिर वो सिंधु घाटी की सभ्यता हो या गंगा घाटी की आर्य सभ्यता हो। नदियों के कारण ही नगर बने, नदियों के कारण कृषि का विकास हुआ, कृषि के विकास के कारण ही नगरों का विकास संभव हो पाया था। तो कह सकते हैं हम कि नदियों से ही मानव सभ्यता का विकास हुआ है। अगला जो रहेगा वो रहेगा समुद्र और तटवर्ती क्षेत्र। भारत के तीन ओर फैला हुआ समुद्र हिंद महासागर, बंगाल की खाड़ी और अरब सागर है। तो भारत तीन ओर से इन चीज़ों से घिरा हुआ है। अगर हम भारत के पश्चिम भाग में देखें तो वहाँ पर हमें देखने को मिलेगा अरब सागर, पूर्वी भाग में देखें तो वहाँ पर हमें देखने को मिलेगा बंगाल की खाड़ी, व दक्षिण भाग में देखें तो वहाँ हमें देखने को मिलेगा हिंद महासागर। तो भारत तीन ओर से समुद्र से घिरा हुआ है। भारत को विश्व व्यापार का केंद्र बना देता है, और यही समुद्र भारत को व्यापार से जोड़ता है। यही है जो भारत को विश्व व्यापार का केंद्र बना देता है। प्राचीन काल से लेकर वर्तमान काल तक भारत मसालों और कपड़ों का व्यापार रोम, मिस्र और चीन के साथ करते हुए आया है। इन्हीं समुद्री मार्गों से भारत का जो सामान होता था वह दूसरे देशों को निर्यात किया जाता था। और अगली चीज़ जो इनसे फ़ायदा हमें होता था वह यह होता था कि समुद्र से आक्रमण करना भी कठिन कार्य हो जाता था। तो कई बार समुद्र जो है वह हमारे प्राकृतिक तौर पर रक्षक का कार्य भी करते थे। समुद्र ने ही भारत को विदेशी संस्कृतियों से जोड़ा, लेकिन साथ ही साथ समुद्र के कारण ही उपनिवेशवाद के रास्ते भी खुल गए थे, जिसमें ब्रिटेन, फ्रांस, पुर्तगाल कई सारी विदेशी कंपनियां भारत आई थी और धीरे धीरे इन्होंने भारत पर अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया था। अगला जो क्षेत्र आएगा मैदानी और पठारी क्षेत्र। गंगा का उपजाऊ मैदान कृषि के लिए आदर्श था।
यहीं से साम्राज्यों का उत्थान और पतन हुआ। दक्षिण का दक्कन पठार खनिजों और संसाधनों से भरपूर था, जिसने यहाँ की अर्थव्यवस्था और संस्कृति को मजबूत किया। अब हम अगला जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे मैदानी क्षेत्र और पठारी क्षेत्र। मैदानी क्षेत्र में हम बात करें तो बात करेंगे गंगा यमुना का मैदान। गंगा यमुना का जो मैदान है यह कृषि उपजाऊ क्षेत्र है। यहाँ पर अच्छी कृषि होती है, जिसके कारण से इस क्षेत्र में बड़े बड़े साम्राज्यों का उत्थान हुआ था। और इन्हीं क्षेत्रों में कई सारे ऐसे संसाधन हैं जो हमें प्राप्त हुए थे, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण है कोयला और लोहा। लोहे की खोज के कारण हथियार जो है अब मजबूत बनने लग गए। कृषि कार्य में विकास हुआ, जिससे नए नए साम्राज्यों के उत्थान में सहायता मिली। तो इसके बाद अगर हम बात करें दक्षिण भारत का पठारी क्षेत्र, यह क्षेत्र कई सारे खनिजों और संसाधनों से भरपूर है, जिसने भारत की अर्थव्यवस्था के विकास में योगदान दिया। यानी भारत का इतिहास समझना हो तो हमें भारत के भूगोल को समझना ही पड़ेगा। यहाँ की नदियाँ सभ्यताओं का पालना बनी, पहाड़ ढाल बने, समुद्र से व्यापार और संस्कृति आई, और मैदानों पठारों ने कृषि और उद्योग को जन्म दिया। तो यहाँ पर भारत के भूगोल ने भारतीय इतिहास के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। इसलिए विद्वानों ने सही कहा है, इतिहास और भूगोल दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। अब हम इस वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं। हमें इस टॉपिक के अंतर्गत कुछ चीज़ें और पढ़नी है, जैसे कि इतिहास और अन्य विषयों का संबंध, इतिहास क्यों पढ़ना चाहिए, इतिहास की हमें आवश्यकता क्यों है। तो इन चीज़ों को हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। तो दोस्तों, आज हमने जाना कि इतिहास क्या है, उसकी परिभाषा क्या है, उसके प्रकार क्या है, और भूगोल का भारतीय इतिहास पर क्या प्रभाव पड़ता है। लेकिन यह तो बस शुरुआत है, आगे की यात्रा और भी रोमांचक होगी, जहां हम स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। इतिहास के स्रोतों से लेकर हड़प्पा सभ्यता, वैदिक युग, महाजनपद युग, मौर्य साम्राज्य, गुप्त साम्राज्य, मुगल साम्राज्य और फिर आधुनिक भारत तक। हर एपिसोड में आपको सिर्फ जानकारी नहीं मिलेगी, बल्कि कहानी, घटनाएं और अनुभव भी मिलेंगे, ताकि इतिहास आपके दिल और दिमाग दोनों में बस जाए। याद रखिए, इतिहास सिर्फ अतीत की याद नहीं है, यह भविष्य की दिशा है। तो आइए इस ज्ञान कथा में हमारे साथ बने रहिए। अगर आपने अब तक बोध कथा को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कीजिए, ताकि कोई भी कहानी आपसे छूट ना जाए। और हाँ, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर ज़रूर करें, क्योंकि ज्ञान बांटने से ही बढ़ता है। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।